नमस्ते। स्वागत है आप सभी का ह्यूमन कैनवस के इस नए एपिसोड में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं शिवम आहूजा, जो एक अल्टरनेटिव मेडिसिन प्रैक्टिशनर हैं। इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं, इन्हें हम थेरेपिस्ट भी कह सकते हैं, हीलर भी कह सकते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे होलिस्टिक हेल्थ की बेनिफिट्स के बारे में। एंड आई होप कि एपिसोड देखने के बाद आप भी अपनी लाइफ में एक अप्रोच होलिस्टिक हेल्थ को भी देंगे। इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हेलो शिवम, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताओ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस इन योर क्लिनिक। जैसे कि अभी मैंने आपके इंट्रो में भी बताया है कि आप एक अल्टरनेटिव मेडिसिन प्रैक्टिशनर हो, तो आप हमें सिंप्लीफाई करके बहुत ही सरल भाषा में ये समझाओ कि अल्टरनेटिव मेडिसिन क्या होती हैं बेसिकली। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स हमारी वो मेडिसिन हैं जो ट्रेडिशनल मेडिसिन से बिल्कुल हट के हैं। लाइक जो हम पेन किलर्स वगैरह ले रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, लाइक स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स, इससे बिल्कुल हट के है। बिल्कुल नेचुरल ट्रीटमेंट है हमारा अल्टरनेटिव मेडिसिन, जिसमें हम बिना किसी टाइप के कोई साइड इफ़ेक्ट्स के हम 100% रिजल्ट दे रहे हैं। लाइक एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, सुजोक, ड्राई नीडलिंग, कपिंग, हिजामा और मसल स्क्रैपिंग, बहुत सारी मतलब नेचुरल तरीके हैं जिससे हम पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। और वो भी कोई टाइमप्रेरी वो नहीं आएगा, आपको परमानेंट रिलीफ मिलेगा उससे। तो जिन थेरेपीज़ के बारे में आप बता रहे हो, आप थोड़ा उन थेरेपीज़ के बारे में बताएंगे, लाइक सुजोक थेरेपी या क्रायोप्रैक्टिक थेरेपी। सुजोक थेरेपी हमारी जो है वो पूरे सुजोक इसे कोरियन वर्ड, सू मीन्स हाथ, जोक मीन्स पैर। तो जो हमारी ये थेरेपी है पूरे हाथ और पैर, लाइक हमारा जैसे टीवी मान लो, हम टीवी का रिमोट होता है, वैसे ही हमारी बॉडी के जो रिमोट है वो हाथ और पैर है। इसमें हमारे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, एनर्जीज फ्लो करती है, उसको हम कम ज़्यादा वो हम उसके मैग्नेट से, नीडल से सारा मतलब सुजोक में हमारा मैग्नेट थेरेपीज इंक्लूड होती है, सीड थेरेपीज इंक्लूड होती है, कलर थेरेपी इंक्लूड होती है। जैसे हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी है, तो जो उसका एडवांस सुजोक का एडवांस ट्रीटमेंट मेथड है उसमें हम उसको बैलेंस करते हैं। लाइक किसी को फियर जैसा लगता है तो उसकी किडनी में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी, और किसी का स्टमक अपसेट है तो वो थोड़ा मतलब अपसेट सा फील करेगा। मतलब इमोशंस आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू अवर डिजीज़। सुजोक में हम उसको हम बैलेंस करते हैं। और लाइक और अदर थेरेपीज़ हैं, लाइक कायरो इस हाई वेलोसिटी एंड लो एम्पलीट्यूड थ्रस्ट होता है। उसमें हम जो जैसे हमारी स्टिफनेस हो जाती है, लाइक हमारी स्पाइन को मान लो आप, 33 वर्टिब्रास होते हैं हमारी स्पाइन में और 24 मूवेबल होते हैं। तो हम जब थ्रस्ट देते हैं तो स्पाइन में, लाइक किसी की लोअर बैक हमारी स्टिफ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनकी लेग चेक करेंगे। अब जिसकी एक लेग शॉर्ट है तो हम उसी साइड से हम थ्रस्ट देके उसको बैलेंस करेंगे। और जो हम थ्रस्ट देते हैं वो फेसेट जॉइंट होता है हमारा वर्टिब्रा में, वो जब उस पर थ्रस्ट देते हैं तो वो वर्टिब्रा हमारे मूवमेंट में आ जाते हैं जब वो स्टिफनेस होती है ना। कायरोप्रैक्टिक में हम जो ट्रीटमेंट देते हैं वो हाई वेलोसिटी और लो एम्पलीट्यूड में थ्रस्ट दिया जाता है। लाइक थोड़ा सा स्पेसिफाई करोगे आप? हाई वेलोसिटी मतलब थोड़ा सा झटका दिया जाता है, और वो झटका इस हिसाब से होता है कि उसका रेंज ज़्यादा ना हो। मतलब झटका थोड़ा थ्रस्ट थोड़ा फोर्सफुली होता है, बट वो एक पर्टिकुलर उसमें मूवमेंट में होता है, हम उसको आउट ऑफ मूवमेंट नहीं ले जा सकते। तो कायरो से हम जैसे हमारी स्पाइन हमने बताया था 33 वर्टिब्रास होते हैं हमारे स्पाइन में, उसमें 24 मूवेबल वर्टिब्रा रहते हैं हमारे। तो जो हमारे जो वर्टिब्रा होते हैं ना, वो एक तो फेसेट, उसके साथ फेसेट जॉइंट कनेक्ट रहता है। तो जब वो एकदम साथ में बिल्कुल चिपक जाते हैं तो उसको ओपन करने के लिए, क्योंकि हमारी स्पाइन मूवेबल अगर रहेगी तो फ्लेक्सिबल रहेगी बॉडी, अगर स्पाइन में स्टिफनेस ज़रा सी भी आएगी तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाएगी। तो कायरोप्रैक्टिक स्पाइन में तो हमारे इस थ्रू काम करता है। बाकी हमारे वेरियस टाइप ऑफ जॉइंट्स होते हैं जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन रुक जाती है, तो उसको रिस्ट्रिक्शन को खोलने के लिए हम कायरोप्रैक्टिक यूज़ करते हैं। ये ट्रीटमेंट्स कितने सक्सेसफुल होते हैं?
जो हमारी डे टू डे लाइफ में हम लोग ट्रीटमेंट्स लेते हैं, उनके एवज में ये ट्रीटमेंट कितने ज़्यादा सक्सेसफुल हैं? मेरे पास काफ़ी पेशेंट आए हैं जो जिनको डॉक्टर्स ने सर्जरीज रिकमेंड कर दी थी, लाइक स्पाइन स्टेनोसिस, स्लिप डिस्क जिसे कहते हैं हम, बल्ज, हर्निएटेड डिस्क, नीज ट्रांसप्लांट। तो उसमें हम रूट कॉज पे जाते हैं हम कि क्यों हुआ वो प्रॉब्लम। हम इंस्टेंट ऑफ मतलब हम उनको रिजल्ट्स इस टाइप से देते हैं कि हम उनके खाली सिम्टम्स ना भगाएं, उनके रूट कॉज पे काम किया जाए। लाइक किसी की अगर लेगी टेढ़ी होगी, हम उस पर जितना मर्जी ट्रीटमेंट दे देंगे वो फिर से पेन आ जाएगा। तो हम उनको जैसे किसी के नीज हमारे बैंड हो गए हैं तो उसको नीज को हम स्ट्रेचिंग से, कायरो से उसको प्रॉपर अलाइन करेंगे। उसके बाद उसमें ट्रीटमेंट देंगे लाइक ड्राई नीडलिंग, कपिंग, गुआशा, स्क्रैपिंग जिसे हम कहते हैं। तो उसके बाद फिर वो हमें रिजल्ट परमानेंट मिल जाते हैं। वैसे तो आजकल ज़्यादातर लोग अल्टरनेटिव मेडिसिन की ओर जा ही रहे हैं कि होलिस्टिक अप्रोच है अपनी लाइफ को लेकर के, बट आपको क्यों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि क्यों लोगों को अल्टरनेटिव मेडिसिन को ट्राई करना चाहिए अपनी लाइफ में? होलिस्टिक इसलिए ट्राई कर लेना चाहिए क्योंकि आजकल ज़रा सी छींक आती है, हम केमिस्ट पे दवाई लेने के लिए चले जाते हैं और वो एंटासिड हमारी बॉडी में इतना ज़्यादा प्रभाव डालता है कि जो हमें आप आज नहीं पता चलेगा, उसको जो प्रभाव होंगे आपको काफ़ी टाइम बाद लगेगा कि आपके मतलब अगर आप रेगुलर, आपको लाइक इम्यूनिटी लो है आपकी, तो आपको इम्यूनिटी लो के लिए आपको इंस्टेड ऑफ गोइंग नेचुरल आप तरीके से नहीं जा रहे हो, आप उसके लिए एंटासिड खा रहे हैं और क्या बोलते हैं एजिथ्रोमाइसिन ले ली। तो वो एक तरीके से आपको आप एंटीबायोटिक्स अंदर लोगे तो वो आपकी वो बॉडी ऐसी बन जाएगी कि वो एक टाइम पे वो आपको काम करना भी बंद कर देंगे। तो हम ये चाहते हैं कि अल्टरनेटिव थेरेपीज, होलिस्टिक की तरफ आने का ये फ़ायदा है कि आप नेचुरल तरीके से ठीक हो सकते हो। लाइक हमारी किचन में ही बहुत सारी चीज़ अवेलेबल है, लाइक जिंजर, टर्मरिक जिसमें करक्यूमिन पाया जाता है, इन्फ्लेमेशन के काम आता है। बीपी हाई है, लौकी का जूस ले सकते हैं हम। तो हम ये चाहते हैं कि पेशेंट को हम नेचुरल तरीके से कैसे ठीक कर सकते हैं। वो बहुत मतलब लगता है कि अगर पेशेंट हाथ से चला गया तब तो चलो सर्जरी होएगी। अगर वो चीज़ बच सकती है तो हम बचा सकते हैं। तो इवन काफ़ी पुअर लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं 5-5 लाख की बाईपास सर्जरीज, तो उनको हम नेचुरल तरीके से ठीक करने हैं, यही हमारा मोटिव है। तो बेसिकली लोगों को होलिस्टिक लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ना चाहिए। हाँ जी। ये इफ़ेक्टिव कितनी होती हैं? इफ़ेक्टिव अब आप एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। लाइक हमने पानी का नल का ऑन कर दिया और पूरा कीचड़ हो गया उसमें। ठीक। जो दवाइयाँ होती हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन होती हैं, वो एक तरीके से पोछे का काम करती हैं, वो पानी साफ करती हैं। वो नल का जब तक बंद नहीं होगा हाँ। तब तक वो चीज़ कैसे ठीक हो जाएगी। तो जो हमारी अल्टरनेट थेरेपीज़ हैं और होलिस्टिक अप्रोच है, वो हमारी यही रहती है कि हम उस नलके को बंद करें, हम उसको रूट कॉज को कैसे ठीक कर सकते हैं। हमारा काम सिर्फ रूट कॉज को ट्रीटमेंट देना है, रिलीफ तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। इवन काफ़ी पेशेंट ऐसे भी हैं मेरे पास, इवन 3-4 जगह ट्रीटमेंट ट्राई किया, डॉक्टर्स पे भी गए, बड़े बड़े डॉक्टर्स पे भी गए हैं, उन्होंने भी सर्जरीज कह दी। तो बहुत निराश हो जाते हैं वो लोग। तो उनको मैं बस यही कह सकता हूँ कि आप हौसला रखो, पेशेंस रखो, आप ठीक हो जाओगे। और इवन हुए भी हैं, मेरे पास काफ़ी केसेस हैं ऐसे। तो आपकी रियल लाइफ सक्सेस क्या है? आपने कोई ऐसी थेरेपी की है कि डॉक्टर्स ने कन्वेंशनल ट्रीटमेंट मेडिसिन के थ्रू बोल दिया हो कि ये पेशेंट को हम ठीक नहीं कर सकते हैं, ये नहीं हो सकता है, और आपके पास वो आए हों, उन्होंने एक होलिस्टिक अप्रोच की और वो अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ गए? तो आपकी कोई ऐसी रियल लाइफ सक्सेस स्टोरी है कि आपका कोई ऐसा पेशेंट रहा हो और वो ठीक हो गया? पेशेंट्स तो बहुत सारे हैं, बट 2-3 पेशेंट्स हैं जो रिसेंटली मैंने ठीक करे हैं। एक इंसोम्निया का पेशेंट थे, 2018 से दवाई ले रहे थे। उसके बाद से फिर थोड़ा बहुत जैसे लॉकडाउन हुआ तो और ज़्यादा डोज बढ़ गई उनकी। तो एक तरीके से उनके उस चक्कर से वो डिप्रेशन में चले गए, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती। जब इंसान को नींद नहीं आएगी तो इंसान ऑटोमेटिकली ये सोचेगा कि मैं कितना अनलकी हूँ, सब लोग सो रहे हैं, मैं ही नहीं सो पा रहा हूँ। तो ऐसे पेशेंट्स मेरे पास आए और उन्होंने मेरे से अप्रोच किया, पूछा,
ट्रीटमेंट। शुरू में तो उनको लगा कि ये क्या ही करेंगे। हाँ, बिकॉज अल्टरनेटिव मेडिसिन को के बारे में लोग अक्सर यही सोचते हैं, चाहे आयुर्वेदा को ले लो, इन चीज़ों के बारे में कि ये चीज़ें टाइम लेती हैं, लेकिन आपका जो कॉज है वो जड़ से जाएगा आपका। हाँ जी। ठीक है, वो सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि फॉर सर्टेन टाइम बीइंग के लिए वो चीज़ ठीक हो जाएगी, वो चीज़ आपकी ठीक होगी, लेकिन वो एक सर्टेन टाइम लेगी उस चीज़ को। वो चीज़ आयुर्वेदा तो लगाता ही है टाइम, लेकिन अक्सर लोग इस चीज़ से मुखातिब नहीं हो पाते ढंग से कि अल्टरनेटिव मेडिसिन टाइम लगाता है, लेकिन आपकी जो लाइफस्टाइल है वो भी उसमें चेंज होती है। आपकी लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपको ठीक करने में, आपके ट्रीटमेंट्स में, और ये थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आप ठीक हो सकते हो। जैसे मैं आपको बता रहा था, वो इंसोम्निया की जो प्रॉब्लम थी उनकी, उन्होंने मेरे से 1 मंथ का पैकेज लिया और विद इन 6-7 डेज उन्होंने दवाई बिल्कुल ज़ीरो कर दी। तो उनको ये भी लगा कि पहले शुरू में रहता है पेशेंट को कि एक तो थोड़ा सा एज मेरा ज़्यादा नहीं है, तो उनको लगता है इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा इनको, बट उनको बहुत मुश्किल होता है शुरू में कंपेल करना। बट जब वो हो जाते हैं तो फिर वही पेशेंट्स मुझे 3 पेशेंट्स और इंट्रोड्यूस करा देते हैं। तो ऐसे ही मेरा काम चल जाता है, कोई पब्लिसिटी नहीं है। कोई पेशेंट ठीक होता है, दूसरा पेशेंट आ जाता है और रिज़ल्ट अच्छा है, तो फिर कोई साइड इफ़ेक्ट है नहीं इसमें, तो हर कोई सोचता है कि नेचुरल तरीके से ठीक हो जाए। तो अब इसमें ट्रीटमेंट्स के अलावा और क्या क्या थेरेपीज़ आप लोग करते हो, या कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस लोगों को करने पड़ते हैं जो उनको और हेल्प करे ट्रीटमेंट के लिए? क्या वो लाइफस्टाइल चेंजेस हो सकते हैं? लाइफस्टाइल चेंजेस लाइक हम पेन मैनेजमेंट की बात कर लें तो लाइक किसी को स्पॉन्डिलाइटिस है या फिर स्पाइन की डिजेनरेशन है, तो उसमें हम ये कर सकते हैं, हम उनको, जैसे ये तो एक हीलिंग इज़ एन आर्ट, और ये कोई है नहीं कि जैसे हमने आज ट्रीटमेंट दिया कल वो ठीक हो गया। तो वो टीम वर्क भी होता है कि हमने उनको ट्रीटमेंट दिया, उनको हमने ट्रेंड किया, एक्सरसाइजेस बताई, स्ट्रेचिंग बताई। अगर वो एक्सरसाइज अच्छे से कर लेंगे, ट्रेनिंग अच्छे से हमारी अडेप्ट कर लेंगे, तो विद इन जो अगर 1 मंथ लगना तो 15 डेज में ठीक हो जाएंगे। इवन ऐसे पेशेंट्स हैं मेरे पास जिनको आफ्टर सर्जरी भी प्रॉब्लम रही है और वो फिर से सर्जरी के लिए भाग रहे थे, तो वो मेरे पास आए, उनको अच्छा लगा। अब वो 3 पेशेंट और लेके आते हैं साथ में, तो ऐसे ही पेशेंट ठीक हो जाते हैं। अब जैसे आपका ये ड्रगलेस हीलिंग क्लिनिक है, आपको क्या लगता है कि कितना सक्सेसफुल आपके लिए रहा यहाँ पर इस क्लिनिक को सेटअप करना, और लोगों की अप्रोच किस तरह की है? मैंने ये क्लिनिक 2022 में सेटअप किया था, और उससे पहले मैं होम विजिट्स ही करता था 2018 से लेकर 2021 एंड तक, जिसमें कि मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस मिला। क्योंकि क्लिनिक खोलने को मैं 2018 में भी खोल सकता था, बट मुझे पहले एक्सपीरियंस गेन करना था पेशेंट्स, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज मेन है। आपने थ्योरी पढ़ ली, बट जब तक आप प्रैक्टिकल पे नहीं उतरोगे आप पेशेंट्स ठीक नहीं कर पाओगे। इवन इस वजह से क्योंकि मैं फ्रेशर था, तो काफ़ी मेरे रेट्स बहुत ही नॉमिनल थे। इवन 50 रुपीज़ में मैंने ट्रीटमेंट दिया है। लाइक सुजोग थेरेपी, सबसे पहले मैं सुजोग थेरेपी की ट्रेनिंग ली थी, उससे मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। बट मुझे लगा कि सुजोग अकेले से टाइम ज़्यादा लग रहा है पेशेंट में, और पेशेंट में इतना पेशेंस रहता नहीं है। तो मैंने फिर 6-7 थेरेपीज और ऐड ऑन कर दी। तो मतलब देहरादून में आज सिर्फ मतलब शायद चुनिंदा ही होंगे जो सारी थेरेपीज एक सेटअप में आपको मिल जाएगी। जो ड्रगलेस हीलिंग सेंटर ये कर रहा है कि आपको किसी भी टाइप की थेरेपीज लेनी हो आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो आप लोग सिर्फ फिजिकल थेरेपीज ही देते हो या मेंटल और इमोशनल थेरेपीज भी इंक्लूड होती हैं इसमें? इसमें इमोशनल ट्रीटमेंट्स भी काफ़ी रहते हैं, लाइक डिप्रेशन, पेशेंट सो नहीं रहा है, उसमें हम जैसे सुजोग, उसमें हमारा ज़्यादा अच्छे से काम करता है, क्योंकि सुजोग एनर्जी, हमारी बॉडी की एनर्जी, किसी चीज़ की लाइक कोल्डनेस एनर्जी, हमारी जो बॉडी है 5 तत्वों पे काम करती है, तो उसको बैलेंस करता है। तो इमोशनल ट्रीटमेंट हमारा सुजोग ज़्यादा अच्छे से ट्रीटमेंट दे सकते हैं उसमें। तो बेसिक डिप्रेशन के किस तरह के केसेस आते हैं आजकल? तो बहुत नॉर्मल हो गया डिप्रेशन के रीजंस बहुत हैं, जैसे सेपरेट रहते हैं, काफ़ी बीमार हैं, तो इस चक्कर से बेड पे हैं तो डिप्रेशन हो गया कि उठ नहीं पा रहे हैं हम। तो जब पेशेंट आता है तो इवन हमें भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है उनके साथ, क्योंकि वो कोऑपरेट नहीं कर पाते। बट स्लोली हम उनको काउंसलिंग भी करते हैं, थोड़ा पॉजिटिव भी करते हैं, उसके बाद फिर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। फिर हम उनको एक क्या बोलते हैं, यही कहते हैं कि आप जल्दी ठीक हो जाओगे, और हो भी जाता है ठीक पेशेंट। क्योंकि अगर पेशेंट को एक बार हमने
मतलब कंफर्टेबल फील करा दिया यहाँ पे, तो वो ट्रीटमेंट करा लेता है। और जब वो ट्रीटमेंट हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली हम एनर्जी बैलेंस करेंगे उनकी, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। आपके पास किस तरह के पेशेंट ज़्यादा आते हैं? पेशेंट तो काफ़ी सारे आते हैं, बट जो मेन आजकल जो प्रॉब्लम चल रही है मुझे जो लगता है स्पाइन से रिलेटेड चल रही है। स्पाइन में लाइक स्लिप डिस्क वेरी कॉमन, बहुत कॉमन है, और सर्वाइकल, जिसमें हमारा सर्वाइकल भी काफ़ी टाइप के होते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे ये हमारी स्पाइन है, इसमें 31 नर्व्स होती हैं जो हमारी स्पाइन से निकलती हैं, और 33 वर्टिब्रास होते हैं, जिसमें से हमारे 24 जो होते हैं वो हमारे मूवेबल होते हैं, बाकी फ्यूज रहते हैं हमारे। तो लाइक हमारी जो स्लिप डिस्क रहती है वो हमारी भी 4 टाइप्स की रहती हैं। एक रहती है बल्ज में हमारा जो स्ट्रक्चर है वो तो वैसे ही रहता है, बट ये जो हमारी डिस्क है ये बाहर आ जाती है वर्टिब्रा से। अच्छा। तो उसमें हमारा नर्व कंप्रेशन होता है। जब इसमें नर्व कंप्रेशन होगा तो ऑटोमेटिकली पैर में पेन थोड़ा बहुत आ सकता है, या फिर हिप्स के आसपास आपको पेनफुल फील हो सकता है, या अनकंफर्टेबल या बर्निंग सेंसेशन फील हो सकती है। और एक होता है डीजनरेशन जो आपको बता रहा था, वो मोस्टली ओल्ड एज पीपल में रहता है, जिसमें हमारी जो ये डिस्क होती है ये ड्राई हो जाती है, सिकुड़ जाती है। और इवन ये उनको भी होता है जो पानी कम पीते हैं, लाइक डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम से भी हमारे को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अच्छा। और दूसरा है हमारा हर्निएटेड डिस्क। हर्निएटेड डिस्क में थोड़ा सा क्रोनिक पेशेंट रहता है, क्योंकि हमारी जो ये डिस्क रहती है ये पूरी निकल के बाहर आ जाती है, स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो जाता है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज कर देती है वो नर्व। उसमें फिर काफ़ी जो डॉक्टर्स बोलते हैं सर्जरी करा लो, उसमें वो यही करते हैं कि जो हमारी ये डिस्क निकल के बाहर आ जाती है उसको, जो ये इसमें नर्व के साथ जो चिपक जाती है उसको फिर उखाड़ के वो फेंक देते हैं। और हमारा काम ये रहता है हमारा कायरो में और अदर थेरेपी स्ट्रेचिंग वगैरह में कि हम उसको सुखा देते हैं। जो अच्छा। जैसे हमारी ये डिस्क हर्निएट हुई लिक्विड फॉर्म में, तो उसको हमने निकाल दिया, लाइक सुखा दिया। और जो हमारा एक और रहता है वो है स्टेनोसिस की प्रॉब्लम, जिसमें हमारे जो ये जहाँ से नर्व पास होती है वो ये कैनाल है वो नैरो हो जाती है, तो मतलब बोन्स पर आ जाता है। तो ये भी काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। तो हम उस बोन्स पर को भी उससे नर्व इजीली निकाल लेते हैं, लाइक उसको बोन को हम थोड़ा कंप्रेशन देके उसको फ्री कर देते हैं। और जो हमारा प्रॉब्लम रहती है सर्वाइकल की, वो हमारी भी जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है, एक तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, जिसमें हमारी ये जकड़ जाती है। अच्छा। क्योंकि अब हमारा सर, जो हमारी जो नेक एरिया रहता है वो बहुत सेंसिटिव रहता है। अब ऊपर से हमारा सर और ऊपर से जो हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है उसमें हम ज़्यादातर फ़ोन चलाते हैं, नेक बेंड रहती है। जब नेक बेंड रहती है तो कुछ टाइम बाद, वो एकदम से नहीं होगा, कुछ टाइम बाद वो जो आपके लिगामेंट्स होते हैं उस वजह से वो हड्डी बाहर को निकल आती है, जिसको हम कहते हैं। सर्वाइकल में जैसे हम बन जाता है तो उस वजह से काफ़ी नर्व कंप्रेशन होता है, जो हमारा शोल्डर तक पेन आता है, किसी के हाथ सुन हो जाते हैं, और इवन स्ट्रेच इतना स्टिफ हो जाता है कि वो शोल्डर शोल्डर ही बन सकता है बाद में। तो उसको हम सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी कहते हैं, जिसमें हमारा सर्वाइकल से प्रॉब्लम आती है और वो हाथ तक आती है, इवन हमारा थंब भी नम हो जाता है उसमें। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स आ रही है मेरे पास। और एक पेशेंट जैसे आए थे मेरे पास, उनको नेक घुमाते ही ब्लैकआउट हो जाता थे, जैसे गर्दन घुमाया वो बेहोश हो जाते थे। तो उसमें भी हमने जो ट्रीटमेंट दिया, उनका C1 C2 से नर्व कंप्रेशन हो रहा था। ये जो सबसे टॉप की हमारी मन की है ना, यहाँ से इनका नर्व कंप्रेशन था। तो इवन वो अच्छी जगह पे हॉस्पिटल्स में गए हैं बहुत बड़े बड़े, तो उन्होंने यही कहा है कि आप कोई अच्छा थेरेपी ढूंढ लो। तो उनको किसी ने मुझे रिकमेंड किया था। तो आफ्टर थेरेपी 22 सेटिंग उन्होंने रेगुलर ली हैं। अभी भी वो वंस अ वीक आते हैं, क्योंकि थोड़ा सा एज फैक्टर भी होता है, तो हम उनको कहते हैं कि आप ट्रीटमेंट लेते रहिए। तो अब वो ये है कि इवन अब वो ईजी अपनी लाइफस्टाइल, वो फॉरेन भी हुआ है, अब वो ईजी घूम रहे हैं। तो सर्वाइकल के लिए बेसिकली लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए कि उनका हम्प ना बने और प्रॉपर एक पोस्चर में वो लोग रहें? जैसे हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, मेरे पे काफ़ी बैंकर्स आते हैं, अब उनका सारा सिस्टम में काम रहता है। तो हम आज जैसे अभी हम कर रहे हैं उसका कोई इफेक्ट नहीं है, बट वो फ्यूचर में दिखेगा। तो उसको हम ऐसे प्रिवेंट कर सकते हैं, लाइक हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है हमारी कुछ, और योगा भी हम ज्वाइन कर सकते हैं।
और जिन पे नहीं कुछ टाइम, तो फिर वो यही कह सकते हैं हम कि आप पहले पैकेज ले लीजिए, उसके बाद वंस अ वीक आप सीटिंग ले लो। और स्लिप डिस्क के लिए? स्लिप डिस्क में ये रहता है कि जैसे आपको मैंने बताया नर्व कंप्रेशन होती है, उसके बहुत सारे रीजन रहते हैं, 3-4 रीजन रहते हैं। तो हम पहले तो अगर पेशेंट पे एमआरआई है तो हम एमआरआई चेक करते हैं। उसके बाद अगर एमआरआई नहीं है तो हम कोशिश करते हैं कि हम सिम्टम्स पता लगा के वो ट्रीटमेंट कर लें। तो उसमें मैक्सिमम प्रॉब्लम हमारी हर्निएटेड डिस्क की रहती है, जिसमें हमारा पूरा ये डिस्क का मटेरियल नर्व के पास आ जाता है, जिससे नर्व कंप्रेस हो जाती है। जब नर्व कंप्रेस होगी तो फिर नीचे टांग तक वो आपको वीक फील करोगे, आप चलने में मन नहीं करेगा, आपको कभी कभी ऐसा भी होगा कि बर्निंग सेंसेशन भी फील होगी। तो उसमें हम ट्रीटमेंट लेग पे ना देके ट्रीटमेंट हम स्पाइन पे ही देंगे। अभी बात हम लोग ट्रीटमेंट्स की कर रहे थे, लेकिन हमारी लाइफ अप्रोच क्या होनी चाहिए कि हम ट्रीटमेंट्स तक पहुँचे ही ना? हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए अगर हम इस अवॉइड करना चाहते हैं किसी भी ट्रीटमेंट को? क्योंकि बात तब है ना, अगर हमारी लाइफस्टाइल ही ऐसी है कि जहाँ प्रॉब्लम हम लोग को होगी तो हमें ट्रीटमेंट के लिए जाना ही होगा। तो हम अपनी लाइफस्टाइल को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे हिसाब से अगर पेशेंट की जो स्पाइन वीक है तो हम यही कहेंगे कि ये हैवी लिफ्टिंग अवॉइड करें और थोड़ा सा अपनी बॉडी को हो सके तो स्टिफ करें, क्योंकि हमारी जो एक्चुअल एज होती है ना वो हमारी स्पाइन पे डिपेंड करती है। अगर आप 20 इयर्स के भी हो ना और अगर आपकी स्पाइन वीक है तो आप वो 80 के भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप 80 के भी हो सकते हो। क्योंकि स्पाइन हमारी अगर हेल्दी है ना, क्योंकि हमारा पूरी बॉडी का कंट्रोल, पूरा नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन से पूरे जो नर्व पास हो रही हैं वो सारी स्पाइन से ही आ रही हैं। अगर ये वीक हो गया तो आप कुछ भी हो सकता है, पैरालाइज भी हो सकते हैं। तो एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल के लिए हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए? हमारा एक तो खान पान, जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा फास्ट फूड्स पे आ गए हैं, ज़रा सा भूख लगी, क्योंकि बहुत इजी अवेलेबल है, ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट, स्विगी वगैरह, और पैक्ड फूड भी जिसमें पाम ऑयल बहुत रहता है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप कुछ खाने का सोच रहे हैं तो इंग्रेडिएंट्स देख के खाएं। लाइक अगर आप पैक्ड फूड देख रहे हैं तो आप पीछे उनका इंग्रेडिएंट्स चेक करें, पाम ऑयल, व्हीट फ्लोर, माल्टोज और शुगर कंटेंट। अगर आपके पहले 3-4 उसमें हैं ये सब तो आप वो चीज़ वहीं रख दें, क्योंकि हाई शुगर एंड हाई व्हीट फ्लोर की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट्स होती हैं। लाइक सेडेंट्री लाइफस्टाइल तो हमारा रहे ही, अगर हम खान पान भी वैसा कर लेंगे फिर तो हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम बिल्कुल जीरो है। किस तरह का खान पान इंसान का होना चाहिए, बेसिक इंसान का एक हेल्दी बॉडी के लिए? मेरे हिसाब से सीज़न के हिसाब से हमें मिलेट्स भी हम अपनी बॉडी, मतलब हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट रहता है हर सीज़न में हमारे अलग मिलेट्स होने चाहिए। टोटली हम वीट पे रिलाय ना हो, और अगर हम वीट ले रहे हैं तो साथ में राइस ना लें, क्योंकि वीट और राइस एक साथ लेने से भी इंसुलिन ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई हो जाता है, जो कि सही नहीं है। और हमारा जैसे हम रात को सो रहे हैं, लाइक हमारे को 10 बजे सोना है, तो हम खाना 9:30 बजे ना खाएं, आप 7, 7:30, 8 बजे खा लें, क्योंकि हमारे बॉडी जो हम रात को खाते हैं वही हमारी बॉडी को लगता है। और काफ़ी लोग जब इंटरमीडिएट फास्टिंग ये सब जो आता है उसमें हम यही कहते हैं कि फास्टिंग हमारी अच्छी रहनी चाहिए, सोने से पहले 4-5 आवर्स का गैप होना चाहिए। ये तो बोला ही जाता है ना कि मैक्सिमम मिनिमम आपका 3 घंटे का तो गैप होना ही चाहिए कि आपके सोने में और आपके खाने के बीच में। बल्कि आयुर्वेदा में तो वो लोग ये कहते थे कि सूर्य अस्त होने से पहले आप खाना खा लें, बट चलो वो नहीं हो सकता पॉसिबल, तो एटलीस्ट हम 7:30-8 बजे तक मैक्सिमम खाना खा लें, क्योंकि 10, 10:30 तक मैक्सिमम इंडियंस सो जाते हैं, तो 4 घंटे का गैप तो मिनिमम होना ही चाहिए। और बाकी खाना खाने के बाद पानी ना पिएं, क्योंकि जैसे हम जब कुछ खाते हैं तो हमारे अंदर हीट प्रोड्यूस होती है हमारे अंदर, तो वो जब अग्नि को जठाग्नि जो हमारे पेट में होती है, हाँ, वो हमने फिर पानी से बुझा ले दी है, तो फिर सारा वो पेट सड़ना है, फिर उसके बाद IBS की प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, जो कि फिर बहुत कुछ, फिर हमारा कहते हैं हमारा पेट अगर स्वस्थ है तो हमारा हार्ट भी स्वस्थ रहेगा, पेट से ही सारी प्रॉब्लम है। तो हम खान पान पे ज़्यादा ध्यान दें। उसके बाद फिर सुबह हो सके तो
आप आधा एक घंटा अपनी बॉडी को दें, चाहे स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। अब तो इजीली अवेलेबल है, आप यूट्यूब में भी कुछ भी डालो आपको मिल जाएगा कि कैसे आप स्पाइन, अगर आपको स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है तो आप योगा कर लीजिए, आपको नीज की प्रॉब्लम है तो, अदरवाइज तो फिर ट्रीटमेंट तो है ही। क्या लगता है आपको कि जो वैसे तो नॉर्मली अब लोगों की अप्रोच है ही एक इस तरफ, अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ, कि लोग थोड़ा अवेयर हो रहे हैं योगा को लेकर के और इन सब चीज़ों को लाइफ में फॉलो करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कन्वेंशनल मेडिसिन जो हैं उनके बारे में आप बताओ कि वो, क्योंकि जैसे आप बात कर रहे थे ना कि हमें जुकाम भी होता है तो हम दवाई खा लेते हैं, और उस दवाई के भी हमारे को 50 साइड इफेक्ट होते हैं जो हमें पता नहीं लगता, लेकिन बाद में पता लगता है। तो किस तरह से कन्वेंशनल मेडिसिन से बेटर है अल्टरनेटिव मेडिसिन? कन्वेंशनल मेडिसिन तो आपको, जैसे मैंने बताया कि हम पोछा मारने वाली बात है कि हम बस उसके सिम्टम्स को गायब कर रहे हैं, रूट कॉज पे जा ही नहीं रहे हैं। अब वो सिम्टम्स को जब सबसाइड करेगा तो कहीं ना कहीं तो वो जाके रखेगा ना उसको, वो एकदम से बॉडी से तो एलिमिनेट होगा नहीं, वो बॉडी में ही रहेंगे, वो आपकी बीमारी को सप्रेस कर रहा है, वो हटा नहीं रहा। तो इमरजेंसी में अब कभी आप आउट ऑफ स्टेशन है, आप पेन किलर ले लिया एक आध महीने में 2 महीने में, वो चलता है, बट आप उसको एक तरीके से बच रहे हो कि मुझे कहीं जाना ना पड़े, वो आप फिर अपने साथ धोखा कर रहे हो। जैसे हम आजकल अपने आसपास देख रहे हैं, डायबिटीज़ बहुत नॉर्मल हो चुका है, ठीक है, ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, इंसोमेनिया, डिप्रेशन। तो थेरेपीज के अलावा और क्या चीज़ें कि हम अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस कर सकते हैं कि हम इन्हें घर बैठे ही हम लोग थोड़ा प्रिकॉशन लेकर के इन चीज़ों को क्योर करने की कोशिश करें? जैसे डायबिटीज़ की बात कही आपने, डायबिटीज़ जो टाइप 2 है वो इतनी कॉमन हो गई क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ऐसा है कि जैसे हम बहुत ज़्यादा फास्ट फूड पे आ गए हैं, लाइक हाई इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इंसुलिन स्पाइक होता है, जब इंसुलिन स्पाइक होगा तो फिर डायबिटिक, प्री डायबिटिक तो हमारे इंडिया में 90% पॉपुलेशन है ही, जो कि जैसे को पता भी नहीं कि हम प्री डायबिटिक हैं। तो अर्ली साइंस है, काफ़ी साइंस पता चल जाते हैं हमें, जैसे अर्ली सिम्टम्स पता चल जाते हैं, किसी की गर्दन के पीछे डार्क सा हो जाता है और उसका मतलब ये है कि इंसुलिन स्पाइक स्टार्ट हो गया है, और थोड़ा सा फैट, हमारा बेली थोड़ा सा एक्सपेंड होने लगता है, हमारी थाइस के पास ब्लैक सी मार्क, ऐसा लगता है कि हमारी स्किन डार्क हो रही है, बट वो एक तरीके से डार्क नहीं हो रहा है, वो हमारा वो बढ़ रहा है, इंसुलिन स्पाइक हो रहा है, तो उस वजह से ग्लाइकेमिक इंडेक्स बढ़ रहा है। और तो हम इसमें हम ऐसे काम कर सकते हैं, लाइक हम लाइफस्टाइल में थोड़ा सा 1 घंटा या तो हम वॉक करें मॉर्निंग, वॉक नहीं कर सकते हो आप स्टिल साइकिलिंग कर लो, वो भी नहीं कर सकते हो तो आप योगा क्लासेस ज्वाइन कर लो। और खान पान में हम ये कहेंगे कि अगर आपको कुछ मीठे की क्रेविंग है भी तो आप एम्प्टी स्टमक सुबह फ्रूट्स ले सकते हो सारे, वो आपको कोई नुकसान नहीं देगा, एम्प्टी स्टमक होना चाहिए, बट खाने के बीच में आप फ्रूट्स भी खाओगे तो वो भी आपको इफ़ेक्ट करेगा। और साथ में अगर डायबिटीज़ कंट्रोल भी नहीं हो रही है किसी की, काफ़ी पेशेंट ऐसे भी आते हैं जिनकी डायबिटीज़ नहीं कंट्रोल हो रही, तो हम उनको ये कहते हैं कि आप फिर उबले हुए पे आ जाओ, आलू छोड़ दो, राइस छोड़ दो और मिलेट्स पे आ जाओ। इवन फैटी लीवर बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम है, टाइप 1 टाइप 2 बहुत पेशेंट्स कॉमन, मतलब मेरे पास आए हैं ऐसे जिनको टाइप 2 फैटी लीवर था, तो उनको भी हमने यही कहा है मिलेट्स आप ऐड ऑन कर लो अपनी डाइट में, और रात को थोड़ा सा वीट को अवॉइड करो सोने से पहले। और खान पान में हमारा सारा रॉई, जितना हम कच्ची सब्जियां खाएंगे, लाइक गाजर हो गया, बीट रूट हो गई, उतना ही हमें फ़ायदा देगा, इंस्टेड ऑफ आप उसमें मसाले डाल रहे हो बहुत ज़्यादा, उसको कुक कर रहे हैं हम लोग। हाँ, मतलब हमारा ट्रांस फैट भी तो बढ़ता है ना जब हम ज़्यादा उसमें ऑयल्स वगैरह की मात्रा बढ़ा देंगे। और अगर आपको लगता है कि ऑयल आपको नुकसान दे रहा है तो आप उसमें प्योर काऊ का देसी घी यूज़ कर सकते हो, ऑलिव ऑयल, हम ऑलिव ऑयल में आ सकते हैं, हम कच्ची घनी यूज़ कर सकते हैं, बट प्योर होना चाहिए वो भी। रिफाइंड को हम बिल्कुल किचन से हटा दें, क्योंकि रिफाइंड को हम इतना हाई फ्लेम में, जो हमारे घर में रिफाइंड आ रहा है वो इतना हाई फ्लेम में पकता है कि उसकी सारी जो उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है जीरो हो जाती है।
चिपचिपाहट देखा होगा आपने, उसको चिपचिपा नहीं रहता क्योंकि उसको इतना उतना ज़्यादा प्री हीट करते हैं, उसको इतना रीहीट करते हैं कि उसकी सारी चिकनाहट निकाल देते हैं। वो इसलिए लोगों को लगता है कि स्मेल नहीं आ रही, बट वो शॉर्टकट है। वो रेस्टोरेंट्स वगैरह वाले सारे वही यूज़ कर रहे हैं, बट वो सही गलत है, चीज़ नहीं होनी चाहिए। यही है हमारा डायबिटीज़, और वेट लॉस में भी हमारा यही सब काम करेगा। ओबेसिटी के लिए ओबेसिटी में हम पहले तो अपनी कैलोरीज पे ध्यान दें कि हम कितना कैलोरीज खा रहे हैं। जैसे कि हमारी स्मार्टफोन सबके पास ही है, हम उसमें कैलोरी ट्रैकिंग का कोई ऐप डाउनलोड कर लें। आप जो खा रहे हो वो आप उसमें आप देखो कितना कैलोरीज आप ले रहे हो। एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, अगर किसी को नॉर्मल वेट मेंटेन करना है तो उसको 2000 मैक्सिमम 2200 कैलोरीज पे आ जाना चाहिए। और अगर किसी को वेट लॉस जर्नी करनी है तो 1500 to 1800। इंसोमेनिया के लिए तो हमें थोड़ा सा अपनी लाइफ पे हम ज़्यादा फ़ोन पे एडिक्ट हो चुके हैं। हर चीज़ नेगेटिव न्यूज़ देखते हैं, पॉलिटिकल न्यूज़ देखते हैं, हॉरर मूवी देख ली, और जैसे सात बहू के जो हमारे सीरियल्स चलते हैं, इस चक्कर से काफ़ी चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं हमारी, क्योंकि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है ना, वो हमें फिर सोने नहीं देगा। तो अवॉइड करो। अगर आप सो रहे हो उसके 3-4 घंटे पहले आप कोशिश करो फ़ोन और टीवी को स्विच ऑफ कर दो। आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। और रात के टाइम अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रोनिक इंसोम्निया की प्रॉब्लम है तो आप रात के टाइम सरसों का तेल या देसी घी को थोड़ा सा हीट करके उसको आप पैर के हील्स के ऊपर तलवे पे पैर के लगा सकते हो, मालिश कर सकते हैं। उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वो हमारे प्रेशर पॉइंट्स भी रहते हैं। और बाकी तो हमारा लाइफस्टाइल मेंटेन हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। थैंक यू सो मच शिवम फॉर डूइंग दिस फॉर अस। आई होप ये एपिसोड देखने के बाद लोग थोड़ी सी अपनी होलिस्टिक हेल्थ की तरफ ध्यान देंगे, उसे अपनाने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे कि कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स भी इक्वली ही इम्पॉर्टेंट हैं। और कोशिश करें कि अपनी लाइफस्टाइल को इस तरह से हम लोग रखें कि पहले तो हमें किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही ना पड़े। एक होलिस्टिक लाइफ स्टाइल की अप्रोच हम रखेंगे तो जाहिर सी बात है हमें ज़रूरत नहीं है कि हम लोग इन ट्रीटमेंट्स की तरफ बढ़ें। लेकिन अगर हैं तो आप उन लोगों के लिए एंड नोट अब क्या मैसेज देना चाहोगे कि कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के साथ साथ अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट पे किस तरह से वो लोग ध्यान दें? जैसे कि अब हम भी ये चाहते हैं कि पेशेंट्स इधर उधर ना भटकें और सही दिशा में आएँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। और अगर आपको कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होती भी है तो आप किचन से ही उसको सॉल्यूशन को पाने की कोशिश करें, क्योंकि हमारी किचन में सब कुछ मौजूद है जो आयुर्वेदा कहता है। मेरे हिसाब से आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और इन केस अगर आपको लगता है कि वो चीज़ नहीं ठीक हो रही तो आप एक अच्छे ऑल्टरनेटिव थेरेपी की तरफ आप अपना रुझान बनाएं और थोड़ा सा इस पे कन्वेंशनल मेडिसिन पे थोड़ा सा परहेज। थैंक यू सो मच शिवम। थैंक यू सो मच। वेलकम।